हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक, इससे पहले की वीडियो हमने ऋग वैदिक काल के बारे में चर्चा की थी। परीक्षा वाणी की ये किताब चल रही है और हम आज कवर करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उससे पहले की वीडियो में हमने 1000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा की थी। उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की थी ऋग्वैदिक काल में। अब इस तरीके से आपका उत्तर वैदिक काल आता, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इस बात में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपका उत्तर वैदिक काल जो संस्कृति का विकास 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की पृष्ठभूमि पर हुआ। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हर उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त होगी। ऋग्वैदिक काल पढ़ लेते हमें, तो उसका एक ग्रंथ है ऋग्वैदिक काल, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। उससे हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो गई। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो हमें इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कुछ उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ आरण्यक हैं जो जंगलों में लिखे गए, कुछ उपनिषद हैं जो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करके लिखे गए हैं। इनसे हमें इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये एक क्या है, परिवर्तनशील काल है। ये एक परिवर्तनशील काल है, क्योंकि अब जो है मानव के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जिसके कारण जो है इस काल में सांस्कृतिक का भौगोलिक विस्तार हुआ और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में ऐसे ढांचे का आविर्भाव हुआ जो छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ सदियों तक चला है। इस काल में आविर्भाव ढांचे की प्रमुख विशेषताएं थी। इस काल में जो है आविर्भाव ढांचे की प्रमुख विशेषताएं थी। अगर बात करें कविजाई संरचना में दरार का पड़ना, स्थायी ग्रामीण जीवन का शुभारंभ, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का उदय होना, वर्ण व्यवस्था की जटिलता का बढ़ना और धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता एवं क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय होना इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो इसमें ग्रामीण जीवन थी, तो ग्रामीण से अब स्थायी जीवन होने लगा, कृषि से अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तकनीकी विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विकास था वो लोहे का उपयोग था। ये बात इम्पोर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो उसमें लोहे की शुरुआत नहीं हुई थी। जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो उसमें हम लोहे की प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि प्रारंभ में जो है इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र के निर्माण में हुआ, किंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी होने लगा। तो जो लोहे का प्रयोग है वह अस्त्र और शस्त्र के रूप में होते थे, लेकिन बाद में जैसे लोहे का हल बन जाएगा, लोहे के औजार बन जाएंगे, तो इसका प्रयोग, इसमें भी इसका प्रयोग होने लगा। इसके अलावा जो फलस्वरूप इन परिवर्तनों का प्रभाव परिसभ्यता एवं संस्कृति पर व्यापक रूप से पड़ा है। इस काल के अध्ययन को हम दो प्रकार के साक्ष्यों में बांटते हैं। इस काल के अध्ययन को हम दो प्रकार के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पहला पुरातात्विक साक्ष्य हम देख लेते हैं, जो खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं। फिर साहित्यिक साक्ष्य देखेंगे। साहित्यिक साक्ष्य मतलब कोई ग्रंथ वगैरह होंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, इसके अंतर्गत चित्रित धूसर और उत्तरी काले पॉलिश मृदभांडों को सम्मिलित किया गया है। यानी इस उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन और उत्तरी काले पॉलिशदार मिट्टी के बर्तनों को शामिल किया गया है। अब चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन क्या थे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड अति महत्वपूर्ण है। इस मृदभांड संस्कृति के लोह धातु के अस्त्र शस्त्र एवं उपकरणों का प्रयोग करते थे। यानी चित्रित धूसर मृदभांड में हम लोहे के जो उपकरण थे उनका प्रयोग करते थे। इनका मुख्य वितरण जो हस्तिनापुत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, नोह, अहिच्छत्र आदि स्थल से हमें चित्रित धूसर मृदभांड के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये विविध स्थल कुरु तथा पांचाल राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये स्थल जो उत्तर वैदिक कालीन का मुख्य कार्य क्षेत्र था। इस विभिन्न स्थलों से लोहे के बने बाणाग्र, बर्छे मिले हैं, लोहे के फलक आदि मिले हैं, जिनमें युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र की संख्या अधिक थी। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग विभिन्न प्रकार की युद्ध सामग्री के निर्माण में किया गया था। बाद में धीरे धीरे इससे कृषि उपकरण बनाए जाने लगे। जैसे उत्तर वैदिक कालीन में आर्यों के प्रसार में लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में भी लोह धातु के लिए कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है।
वस्तु अभी तक चित्रित धूसर मृदभांड से जुड़े हुए कुल लगभग 750 स्थल प्रकाश में आए हैं, जिनमें से लगभग 30 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। कितने स्थलों की? 30। ये मृदभांड उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की विशेषता थी तथा इन मृदभांडों को आर्य संस्कृति का परिचायक माना जाता है। तो ये हमने देखा चित्रित धूसर मृदभांड, इसमें लोहे के बने उपकरणों का प्रयोग किया गया है चित्रित धूसर मृदभांड में, और ये जो है कुरु और पांचाल क्षेत्र के आसपास इस कला का विकास हुआ था। जो कुरु और पांचाल जो इसके आसपास हस्तिनापुर, नौह, आलमगीरपुर, अतरंजी, खेड़ा वगैरह आते हैं। अब देख लेते हैं हम उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, इस प्रकार की जो मृदभांडीय संस्कृति का भौगोलिक विस्तार है वो तक्षशिला से लेकर बिहार तक फैला हुआ था, जबकि जो हमने चित्रित दूसरा मृदभांड देखा वो कुरु और पांचाल तक फैला हुआ था, और ये जो है तक्षशिला से लेकर कहाँ तक आपका फैला हुआ था? बिहार तक फैला हुआ था। किंतु मुख्यतः जो है इनका संकेंद्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में था। इस मृदभांडीय संस्कृति का तिथिक्रम 800 से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस दृष्टिकोण से इनका प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण से माना जाता है, किंतु इन मृदभांडों का संबंध मुख्यतः मौर्य युग से था। उत्तर वैदिक काल का जब लास्ट चरण आता है तब उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांडों की विशेषता बताई जाती है। जब मौर्य युग शुरू होता है तो इससे इसका संबंध माना जाता है उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। वो तो हमने देखा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उत्तर वैदिक काल के जानकारी, जैसे उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। अब कुछ साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हम देख लेते हैं क्या जानकारी हमें मिलती है। तो इस काल में जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई है। तो साहित्यिक स्रोत में यानी कि जो वेद हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी जो रचना है वो गंगा घाटी में हुई है, और इससे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। विभिन्न ग्रंथ इस काल के भौगोलिक विस्तार तथा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये तो पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, यानी कि उत्तर वैदिक काल हमारा कहाँ तक फैला था उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक्स।